हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैनकिंग जब विंग को बताती है कि फोर्सफुली जो उसने वांग जी के साथ डोल कल्टीवेशन किया है उसकी वजह से उन दोनों की बॉडी अब एक दूसरे को पहचानने लगी है और एक दूसरे की ही एनर्जी को एक्सेप्ट भी करेगी। कोई और तीसरा आके उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, स्पेशली तब जब उन लोगों को स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत हो और उन्हें स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र की जानी हो, तो तब उन लोग दोनों की ही बॉडी अब किसी तीसरे को अलाउ नहीं करेगी ये सब कुछ करने के लिए। विंग ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगा था, क्योंकि एक तो ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था और ऊपर से वो कोई हेल्प भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई और आके मतलब वांग जी की हेल्प कर सकता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा था। वो अपने ही सोचों में डूबा हुआ था, अपने ही वर्ड में अलग ही खोया हुआ था। तो तभी वैनकिंग नोटिस करती है कि दरवाजे से 4 लोग बिना किसी के परमिशन के न सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं बल्कि रूम में एंटर भी कर लेते हैं। वो 4 लोग कोई और नहीं, उनमें से सबसे पहला इंसान था लैन सेक्ट का क्लैन लीडर यानी कि जेओजुन। दूसरा था जैन सेक्ट का क्लैन लीडर यानी कि जैन चेंग। तीसरी थी जैन यांगली और चौथा था जिन जिशन। वो 4 के 4 वहाँ पे आए हुए थे। उनमें से 3 तो आए थे अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए और चौथा यानी कि जेओजुन वहाँ पे आए हुए थे वांग जी से मिलने के लिए, क्योंकि लैन जिंगी ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि लैन वांग जी के साथ बहुत सीरियस सा मतलब हादसा हो चुका है और वो अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। इसलिए उनमें से सबसे पहले जो वहाँ पहुँचे थे वो लैन सिचेन ही थे और वो अभी तक लैन जिंगी से ही बात कर रहे थे और अब वो जाके विंग से बात करने वाले थे। लेकिन इससे पहले वो विंग की रूम की तरफ बढ़ते, आई मीन केप की तरफ बढ़ते, उन्हें पता चलता है कि वैनकिंग और विंग दोनों ही एक अलग रूम में हैं और बातें कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में लगे हुए हैं। तो जैसे ही लैन सिचेन उनकी तरफ बढ़ने वाले होते हैं तो वो देखते हैं कि सामने से जैन चेंग, जैन यांगली और जिन जिशन 3 के 3 आ रहे हैं। तो वो उनका भी इंतज़ार करता है और ताकि वो लोग एक साथ जा सके, क्योंकि वो उनके डायरेक्शन की तरफ मतलब जिस डायरेक्शन में वो लोग चल रहे थे वो आसानी से गैस कर सकता था कि वो लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग रूम के बाहर रुकते हैं तो उन्हें पूरी की पूरी बातें वैनकिंग और विंग की सुनाई देती हैं। लगभग आधी से ज़्यादा वो बातें सुन चुके थे और इतना तो वो सुन ही चुके थे कि विंग के अलावा अब और कोई भी वांग जी की हेल्प नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो ये भी सुन चुके थे कि विंग के पास उसकी गोल्डन कोल नहीं है। और जैसे ही ये बात जैन चेंग ने सुनी तो उसने डायरेक्टली डोर ओपन किया और रूम के अंदर एंटर कर लिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि विंग के पास उसकी गोल्डन कोड नहीं है और ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि आखिरकार ये कब से हुआ और कब से उसकी गोल्डन कोड उसके पास नहीं थी। वैनकिंग जैसे ही उन चारों को नोटिस करती है तो वो तुरंत खड़े होकर उन लोगों को बो डाउन करने लगती है और उन लोगों को सल्यूट भी करती है। उनमें से 3 लोग तो वैनकिंग को रिप्लाई करते हैं यानी कि बो डाउन वापस करते हैं, लेकिन जैन चेंग की नज़र अभी भी विंग के ऊपर थी। वो सिर्फ एक सी पल जानना चाहता था कि आखिरकार उसकी गोल्डन कोर को क्या हुआ है और वो कब से बिना गोल्डन कोर के रह रहा है। तो जैसे ही वो देखता है कि विंग अपने में ही खोया हुआ है तो उसके शोल्डर्स को बहुत ज़ोर से हिलाते हुए बोलता है, वी वो जान। जैसे ही जैन चेंग ने इतने फोर्स के साथ उसकी बॉडी को सेक किया ना तो विंग भी अपने सेंस में आ चुका था और उसने अकलाते हुए डायरेक्टली जैन चेंग की तरफ देखा। तो उसने बोला, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? तुम बिना किसी से पूछे अंदर कैसे आ सकते हो? ऐसा कहते हुए विंग ने अपने हाथों से मतलब अपने हाथ से जैन चेंग के हाथ को झटका और थोड़ा डिस्टेंस में जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उन चारों को एकदम वहाँ पे देख के वो एकदम शॉक्ड था, क्योंकि उस रूम में अंदर आने के लिए उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी लेकिन उनमें से किसी ने भी परमिशन नहीं ली थी। भले ही वो लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए थे और विंग ये समझ भी रहा था कि वांग जी के लिए वो लोग भी वरीड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है, हर किसी के सेक्ट में जाके तुम ऐसे ही किसी के भी पर्सनल रूम्स में नहीं घुस सकते हो। जैन चेंग विंग के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता और डायरेक्टली बोलना स्टार्ट करता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले तुम हो जिसे किसी के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, तुम हो जिसे सबके सवालों के जवाब देने होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं तुमसे करूँगा तुम उसका सही सही जवाब दोगे। ऐसा कहते हुए उसने अपनी मतलब
उसके हाथ में जो तलवार थी ना, उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और उसने अपने 1 से 2 कदम तक विंग के पास के लिए बढ़ा लिए थे। लेकिन विंग ने फिर से अपने आप को 2 कदम पीछे लिया और वैन किंग की तरफ देखने लगा, जैसे वो उससे पूछना चाहता हो कि यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ और क्या इनमें से किसी ने भी हमारी बातें सुनी हैं। विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने के बाद वैन किंग भी समझ चुकी थी कि विंग उससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैन चेंग खुद उसके आंसर श्योरली नहीं जानती थी, यानी कि उससे पूरा नहीं पता था कि इन लोगों ने कुछ सुना है या नहीं। यही डायरेक्टली डोर ओपन करके अंदर आए हैं, लेकिन उनके जो जिस तरीके से वो अंदर आए थे, उन्हें लगता नहीं है, वैन किंग को लगता नहीं है कि इन्होंने कुछ सुना नहीं होगा, क्योंकि इतना आग बबूला होके जैन चेंग जब अंदर आया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत ज़बरदस्त सुना है और यकीनन उन्होंने उनकी ही बातें सुनी हैं। इसलिए वैन किंग भी अपने हेड को थोड़ा सा हिलाती है, जैसे कि वो विंग को श्योरिटी देना चाहती हो कि हाँ, जो तुम सोच रहे हो लगभग सही हो सकता है। इसी के साथ वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ ऐसे करती है जिससे विंग अच्छे से समझ चुका था कि शायद उसको भी पूरी तरीके से नहीं पता है कि इन्होंने कुछ सुना है या नहीं, यानी कि हो सकता है सुना भी है और हो सकता है नहीं भी सुना है। तो वो अब जैन चेंग की तरफ टर्न होता है और उससे पूछता है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं तुम्हें? जैन चेंग भी हमेशा से ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रहा है, तो उसने बिना देरी किए और बिना बात को घुमाए डायरेक्टली पूछा, तुम्हारी गोल्डन कोर कब से तुम्हारे पास नहीं है विंग? ऐसा कहते हुए वो अपने दांतों को पीसने लगा था, मानो उसको ऐसा लग रहा हो कि किसी ने उसके भाई को बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया, लेकिन उसके भाई ने उससे 1 मिनट के लिए भी, एक बार भी नहीं पुकारा हेल्प के लिए। विंग ने जैसे ही ये क्वेश्चन सुना तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी शॉक की वजह से, और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन का उसे क्या आंसर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त सच बताता तो शायद जैन चेंग पहले तो यकीन नहीं करता, और अगर यकीन कर भी ले तो शायद जैन चेंग बहुत बड़े सदमे में जा सकता था। इसलिए विंग डायरेक्टली जैन चेंग की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और को इसमें इन्वॉल्व करूं, स्पेशली तब जब मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर दूं, तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले नहीं सकता। ऐसा कहते हुए उसने अपने फ्लूट को निकाला और डायरेक्टली बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैन चेंग अपने आप को इतनी आसानी से हार मानने देने वालों में से नहीं था। इसलिए उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अपने सामने खींचते हुए बोला, चुपचाप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो विंग। जैन चेंग इस वक्त बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें धीरे धीरे रेड होने लगी थी गुस्से की वजह से, और उसके हाथ का जो ग्रिप था वो भी विंग के आर्म्स में बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। जैन चेंग को इस हालत में देखने के बाद विंग को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था, और साथ ही साथ उससे डर भी लगने लगा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जैन चेंग माना वो हमेशा गुस्से में ही रहता था, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता था, लेकिन उसकी आंखें इतनी जल्दी रेड कैसे हो सकती हैं? और वो अपने मन में ही सोचने लगता है क्या इस जगह की रिसेंटफुल एनर्जी उस पर हावी हो रही है या वो नॉर्मल गुस्सा हो रहा है। लेकिन जैन चेंग एकदम एकटक उसे देखे जा रहा था और दोबारा से उसने क्वेश्चन पूछा, क्या मैं तुम्हें दोबारा से क्वेश्चन पूछूं या तुम मुझे चुपचाप क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हो? विंग अच्छे से जानता था कि जैन चेंग को इस क्वेश्चन का आंसर देना खड़े खड़े उसको बहुत बड़ा झटका दे देना, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो तो उस क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं बताएगा। इसलिए उसने अपने आप को झटके से जैन चेंग से दूर किया और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करने लगा तो जैन चेंग ने अपनी तलवार निकाल के डायरेक्ट उसकी गर्दन पे रख दी थी। जैन चेंग के साथ आए हुए बाकी के 3 लोग ये जो सीन उन्होंने अपने सामने देखा अभी अभी, तो उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। क्योंकि इसलिए नहीं कि जैन चेंग ने अपनी तलवार निकाल के विंग के गले पे रखी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि जो तलवार उसने निकाली थी वो विंग की थी। एक्चुअल में विंग की तलवार पिछले 10-11 साल से जिन सेक्ट में थी, लेकिन आज जैन चेंग उसको अपने साथ लेके आया था, क्योंकि इन 10-11 सालों में पहली बार जैन चेंग विंग से मिलने आया था और कल ही त्योहार गया था, तो वो चाहता था कि आज वो अपने भाई से बहुत अच्छे से मिले और उसको ये तलवार भी वापस करे। इसलिए दोनों की दोनों तलवारें उसके साथ थी, लेकिन उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसने अपनी तलवार तो पीठ में रखी हुई है और जो उसके हाथ में है वो है सिवियन यानी कि विंग की तलवार, और उसने वही निकाल के अभी अभी विंग के गर्दन पे रखी है, उसके गले पे रखी है। इसलिए बाकी खड़े वहाँ पे 3 लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि इन 10-11 सालों में सभी ने, लगभग सभी कल्टिवेटर्स ने उस तलवार को उसके म्यान में से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसको निकाल नहीं पाया था। सिर्फ जैन चेंग
ऐसा कल्टीवेटर था जिसने उस तलवार पे पहली बार इन 10-11 सालों में पहली बार हाथ लगाया था। और लेकिन जिन सेक्ट से वहाँ तक यानी कि ब्यूरल माउंट आने तक उसने उस तलवार को मतलब म्यान से बाहर निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। और अभी अभी गलती से कहो या गुस्से में आके उसने उस तलवार को बाहर निकाल दिया था। और जैसे ही अब उसका भी ध्यान गया कि उसने किस तलवार को अपने हाथ में से बाहर निकाला है, अपने म्यान में से बाहर निकाला है, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर पाया? क्या वो बहुत बड़ा योद्धा बन चुका है? क्या उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, या इसका कोई और रीज़न है? जहाँ पे बाकी खड़े 3 लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, वहीं दूसरी तरफ वैन किंग बहुत ज़्यादा वरिड थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि अगर ये चीज़ें हुई हैं तो लगभग सारी चीज़ें बाहर आने को हैं। और जैन चैंग को भी वो पता लग ही जाएगा, जो कि उसने क्वेश्चन अभी अभी किया है। विंग को जैसे ही ये पता चला कि जो म्यान में तलवार आज तक थी वो अभी अभी जैन चैंग ने बाहर निकाली है, तो वो बस अपने मन में सोच रहा था कि वो ऐसा क्या बोलेगा जिससे ये बात संभल जाए। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब बात संभलने वाले में से तो नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन जैन चैंग ने उससे किया है, या फिर वो दे या कोई और, या सिचुएशन उसे आंसर करे, जैन चैंग को उसका आंसर तो मिलके ही रहेगा। इस वक्त जैन चैंग, जिसका ध्यान अभी तक विंग की तरफ था, उसका ध्यान अब पूरी तरीके से उस तलवार पे था जो कि उसके हाथ में थी। यानी कि उसके राइट हैंड में जिस तलवार को उसने पकड़ा था और वीवू जियान के गले पे उसको पॉइंट आउट किया था, वो तलवार आखिरकार वो कैसे निकाल पाया। विंग ने इस सारे मैटर से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय अभी तक ढूंढा था, और वो था यहाँ पर से चुपचाप चले जाना। उसने जैसे ही देखा कि जैन चैंग का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उसने फिर से झटके से जैन चैंग को थोड़ा सा अपने से दूर किया और चुपचाप उस रूम से बाहर आ गया। उसे लग रहा था कि अगर वो इस सिचुएशन से भाग जाएगा तो शायद सिचुएशन कंट्रोल में हो गई, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगर वो बोले या ना बोले, सिचुएशन खुद ब खुद आंसर कर रही है। और कहीं ना कहीं जैन चैंग समझ भी चुका था कि आखिरकार इसमें कुछ ना कुछ गोलमाल तो ज़रूर है। इसलिए अब वो चुपचाप वैन किंग की तरफ टर्न होता है और बाकियों को इशारा करता है कि चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाए। वो लोग चाहते थे कि वो लोग भी जाने कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन जैन चैंग ने फिर भी अपनी आंखों को दिखाते हुए उन सभी से इशारा किया कि बिना कोई क्वेश्चन पूछे और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाए। उसे वैन किंग से बात करनी है। यानी कि उसके पास जो अब सिर्फ एक इंसान बच चुका था ना, जो उसको उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, वो थी वैन किंग। और बाकी लोग भी उसकी मतलब ऑर्डर को फॉलो करते हुए चुपचाप वहाँ से बाहर जा भी चुके थे। और अब वो वैन किंग से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। वैन किंग ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जैन चैंग के क्वेश्चन को अवॉइड कर सके, उन्हें इग्नोर कर सके, या उसका आंसर उसको कुछ और बता सके, लेकिन काफ़ी हद तक वो नाकाम रही। वो इस सब में सक्सेस हो ही नहीं पाई कि वो जैन चैंग का ध्यान किसी और डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो नहीं कर पाई और फाइनली उसको बताना ही पड़ा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी चाहे सच 10 साल छुपेगा, 20 साल छुपेगा, लेकिन आखिरकार सबके सामने आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल ये सब कुछ सबको पता चलेगा ही, और जैन चैंग के पास भी पूरा अधिकार है कि वो इस सब को जाने। इसलिए वो उसको बताती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी गोल्डन कोर रिकवर हुई थी, लेकिन वो रिकवर नहीं हुई थी। वो विंग की गोल्डन कोर थी जो कि तुम्हारे अंदर है। वेल न्यू ने जब तुम्हारी गोल्डन कोर तुम्हारी बॉडी में से निकाली थी तो उसने एक अंश भर भी उसका वहाँ नहीं छोड़ा था। यानी कि उसके बाद अगर तुम अपनी गोल्डन कोर को रिकवर करने के बारे में सोचते तो तुम लाइफ टाइम नहीं कर पाते, तुम एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाते। लेकिन विंग अच्छे से जानता था कि तुम कभी भी एक नॉर्मल इंसान बन के नहीं जीना चाहते थे, इसलिए उसने अपनी गोल्डन कोर तुम्हें दी है। और जो गोल्डन कोर तुम अपनी समझ रहे हो वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, वो विंग की थी। विंग ने खुद अपनी गोल्डन कोर तुम्हें दी थी। जैन चैंग जैसे जैसे वैन किंग की बातें सुनते जा रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको इस वक्त क्या फील करना चाहिए, अपने भाई का एहसान, या उस पर गुस्सा, या उसके लिए सिंपैथी, कि आखिरकार पिछले 11 सालों से वो उस चीज़ को अपना मान रहा है जो कि उसके भाई की थी, और उस वक्त जिस वक्त उसको उसके भाई की ज़रूरत थी उसने उसको छोड़ दिया। आखिरकार उसके भाई ने ऐसा क्यों किया? उसको इस बात पे गुस्सा भी आ रहा था कि एक इंसान अपनी गोल्डन कोर, जिसके लिए उसने बचपन से मतलब जवान होने तक पूरी इतनी मेहनत की थी, उसने अपने आप को एक बेस्ट कल्टिवेटर साबित किया था, लेकिन उसके बाद भी क्या उसके लिए इतना इज्जत था कि अपनी गोल्डन कोर किसी को भी दे दे, या फिर वो इस बात पे एहसान माने कि उसके भाई ने उसको जीने का एक और मौका दिया? उसको नहीं समझ में आ रहा था। उसके इमोशंस एकदम मिक्स हो चुके थे। इसके बाद 2 घंटे तक और भी इन सब में बातें चलती रही, क्योंकि वैन किंग नहीं चाहती थी कि
जैन चेंग इस सब के रिलेटेड, इस सब की वजह से कोई भी यहाँ पे सीन क्रिएट कर दे और फिर से विंग को कुछ भुगतना पड़े, क्योंकि वो पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में है इस वक्त। वैन किंग अच्छे से समझ पा रही थी कि उसको कितना गिल्ट फील हो रहा होगा कि वो वांग जी की मदद नहीं कर पा रहा, और उसके ऊपर से अगर जैन चेंग ने भी यहाँ पे कोई सीन क्रिएट किया तो शायद उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, उनके लिए ही नहीं, वहाँ पे रहने वाले बाकी लोगों के लिए भी। इसलिए उसने उसको सब कुछ बहुत आराम से समझाया और बहुत अच्छे से उसको समझा भी दिया कि प्लीज़ शांत रहना और कोई भी यहाँ पे सीन क्रिएट मत करना। 2 घंटे के बाद जब वो दोनों रूम से बाहर निकले तो वैन किंग ने अपनी आंखों से ही विंग को ये इशारा कर दिया कि उसने उसको सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब कुछ छिपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैन चेंग एकटक अभी भी विंग को देखे जा रहा था और विंग अब उससे नज़रें चुराने लगा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर जैन चेंग ये सब कुछ जान चुका है तो वो इस सब की वजह से कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं होगा, और वो ज़रूर चाहेगा कि उससे क्वेश्चन किए जाए, उससे बात की जाए, और उसको डांटना भी चाहता होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त विंग के माइंड में आ रही थी, और इसके लिए वो चाहता था कि वो उसके आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल भी ना बनाए, जिसकी वजह से वो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन से तो बचा रहेगा। लैन सिचेन अब वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में हम में से कोई भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता? यानी कि अब वो डायरेक्टली सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए लैन वांग जी पे आ चुका था और वो उसी के बारे में जानना चाहता था। तो वैन किंग बोलती है, नहीं, आप में से कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ विंग है, और विंग कुछ भी नहीं कर सकता, हम ये पहले से ही जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इस बात पे टेंशन लेने की ज़रूरत है कि वांग जी कब ठीक हो पाएगा, क्योंकि लगभग 1 दिन तो निकल ही चुका है और 4 से 5 दिनों में उसको अच्छे से होश भी आ जाएगा, और हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और अपने आप को बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। इसलिए किसी और की हेल्प ना भी मिले तो भी वो अच्छे से ठीक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो लगभग 4 से 5 दिनों में अच्छे से रिकवर होकर होश में भी आ जाएगा। तो इस वक्त उसको पूरी रेस्ट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हम सबको ही उसके रेस्ट पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको उठाने में। ऐसा कहते हुए वो उन सभी को वहाँ से बो डाउन करते हुए फिर से लान वांग जी के रूम में आ चुकी थी, क्योंकि वो सुबह से उसको देखने नहीं गई थी और अभी वो उसके घाव को भी चेक करने वाली थी कि वो किस तरीके से हील हो रहा है। लगभग 5 मिनट के बाद जब उसने वांग जी के कपड़े को हटा के, उस पट्टी वगैरह सबको हटा के जब उसके घाव को देखा तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जिसकी उम्मीद थी 4-5 दिनों की, यानी कि वांग जी की होश में आने की उम्मीद 4-5 दिनों की थी, इस सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो 2 या 3 दिन में ही होश में भी आ जाएगा। वैन किंग वांग जी के होते हुए जल्दी जल्दी रिकवरी से बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो बहुत जल्दी ये सब कुछ उन लोगों को भी बताना चाहती थी जो कि बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद पट्टी बदलने के बाद उसने 1 मिनट की भी देरी वहाँ पे नहीं की और डायरेक्टली उन लोगों के पास चलेगी जो कि बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे जाके उसने देखा कि उन सभी लोगों के बीच एक अलग ही माहौल बना हुआ था। पूरा का पूरा माहौल टेंशन से भरा हुआ था, तनाव से भरा हुआ था। कोई भी इंसान एक दूसरे को नहीं देख रहा था, हर कोई अपने थॉट्स में ही था। इधर जैन चेंग विंग से बात तो करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। विंग सभी को एक्सप्लेनेशन देना चाहता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या उसकी गलती रही और क्या वो अभी करना चाहता है, लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरी तरफ थे लैन सिचेन, जो इस वक्त बहुत बुरी तरीके से विंग पे चिल्लाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लगभग बहुत सारी बातें वैन किंग और विंग की सुन ली थी, और लगभग सारी की सारी बातें उन्हें पता भी चल चुकी थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चीज़ था जो उन्हें रोक रहा था। शायद लैंड सेक्ट के रूल्स ही थे जो उन्हें चिल्लाने से रोक रहा था, और वो अपने आप को बस शांत करने के लिए वहीं पे बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहे थे। बाकी जिन जिशन और जैन यानली भी वहीं पे थे, जो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। वैन किंग जैसे ही उस रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान एक अलग ही टेंशन को लिए बैठा है, लेकिन उन सभी का ध्यान सिर्फ एक आवाज़ की तरफ केंद्रित हो गया जब वैन किंग ने बोला कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी जो घाव है वो बहुत जल्दी हील हो रहे हैं, और लगता है वो 2 या 3 दिन में ही रिकवर होके होश में भी आ जाएगा। जैसे ही ये शब्द, ये कुछ सेंटेंस वैन किंग के मुँह से उन सभी ने सुने, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में एक शांति हो चुकी थी कि चलो कम से कम 1 हफ्ता ना लग के अब कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन लैन सिचेन अभी भी विंग की तरफ नहीं देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त वो विंग को देखे और इस वक्त वो अपना आपा खो बैठे।
इसलिए वो वैन किंग से परमिशन लेते हैं कि क्या वो अपने भाई से मिल सकते हैं। तो वैन किंग उनसे बोलते हैं हाँ वो मिल तो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि उसकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मूव ना की जाए और उसके बॉडी को हिलाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इसी के साथ लैन सिचेन वहाँ पे सबको बो डाउन करते हैं और बोलते हैं कि अपने भाई को मिलने के बाद वो वहीं से ही चले जाएंगे, दोबारा वो यहाँ पे उन लोगों से मिलने नहीं आएंगे। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगा था कि वांग जी इस वक्त इस हालत में हैं, तो लैन सिचेन आखिरकार जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो वो लैन सिचेन से पूछता है कि आप यहाँ पे तब तक नहीं रहेंगे जब तक लैन वांग जी अपने होश में नहीं आ जाता। तो लैन सिचेन बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं तब तक यहाँ पे रहूँ, लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क मुझे परमिशन दे तो मैं बाद में आ सकता हूँ अपने भाई से मिलने के लिए, या फिर हो सकता है मैं अगले महीने आऊँ। जैसे कि एज़ यूजुअल आपने हर किसी को परमिशन दी हुई है कि यहाँ पे सिर्फ महीने में एक ही बार हम आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब अगले महीने ही आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो जाने लगते हैं। तो विंग उन्हें बोलता है कि आप जब चाहे यहाँ पे आ सकते हैं। विंग के मुंह से ये सुनने के बाद डायरेक्टली जेओजुन जिस जगह पे खड़े थे वहाँ से टर्न होके विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या बात है, यीलिंग पैट्रियार्क तो बहुत दरिया दिल हैं। आपका एहसान होगा अगर आपने मुझे परमिशन दी कि महीने में मैं जितनी बार आना चाहूँ उतनी बार आ सकूँ, लेकिन फिर भी मैं एज पर रूल महीने में एक ही बार आऊँगा। हाँ हो सकता है इस बार मैं रूल तोड़ दूँ कि मैं 2 बार यहाँ पे आ जाऊँ वांग जी को देखने के लिए, लेकिन वो भी तब जब मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे वांग जी से मिल लेना चाहिए। सिचेन की बातें क्लियरली शो कर रही थी उसके अंदर का गुस्सा, यानी कि इस वक्त वो चाहते थे कि विंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंसर करे, बहुत मतलब ऐसा फील करा दे कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है वांग जी को गलत इंटेंशंस के साथ छुके और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करके। सिचेन इस चीज़ को कितनी मुश्किल से अपने अंदर समाये हुए थे, कितनी मुश्किल से इस चीज़ को सहन किए हुए थे वो खुद ही जानते थे। इसके अलावा वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे बच्चों के सामने, बाकी लोगों के सामने कोई भी तमाशा बने, इसलिए उन्होंने इस बारे में बात करना बिल्कुल भी गवारा नहीं समझा और चुपचाप वहाँ से टर्न होके चले गए थे वो वांग जी को देखने के लिए। लगभग 2 मिनट के बाद सिचेन वांग जी के रूम में पहुंच चुके थे। उन्होंने वांग जी को इस हालत में देखा था जिस हालत में वो कभी अपने भाई को नहीं देखना चाहते थे। वो इस वक्त चाहते थे कि वो अपने भाई को उठाए और बिना किसी देरी के क्लाउड रिसेस ले जाए और वहाँ से कभी वापस यहाँ ना आने दे, लेकिन फिर भी भले ही प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट ही सही इन दोनों की शादी हो चुकी थी और इस वक्त वांग जी क्या चाहता है ये जानना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वांग जी को इस सबसे प्रॉब्लम होती तो वो अपने भाई को ज़रूर बताता, क्योंकि वांग जी कभी झूठ बोलने वालों में से नहीं था। ये सब कुछ सिचेन सोच रहे थे। वांग जी अगर इस सब से किसी भी तरीके से परेशान होता तो शायद वो एक बार तब भी बोलता कि भाई मेरे साथ यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। तो शायद हो सकता है कि वो इस सब को किसी और तरीके से ले रहा हो या विंग को फिर से एक मौका देना चाहता हो, इसलिए मुझे उसके होश में आने तक का वेट तो करना ही चाहिए। सिचेन धीरे धीरे कदमों से चलते हुए वांग जी के बगल में, यानी कि बेड के बगल में जो स्टूल रखा था उसमें आके बैठते हैं और अपने भाई के हाथ को जोर से पकड़ते हुए बोलते हैं, क्या तुम सच में मुझे ये सब कुछ बताना नहीं चाहते थे या तुम्हारी इसके पीछे कोई और इंटेंशंस हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से होश में आओ और मुझे ये सब कुछ बताओ, और मैं जानना चाहता हूँ कि अब तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम चाहोगे वही होगा। अगर तुम वापस क्लाउड रिसेस आना चाहते हो तो मैं तुम्हें वापस लेके जाऊँगा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम यहीं पे रहो तो मैं चाहूँगा कि तुम अपनी पूरी तरीके से रक्षा करो, चाहे वो विंग से हो या किसी और से, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ सेफ देखना चाहता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए भी जेओजुन की आंखें भर आई थी और उनका गला भी भर आया था। उन्होंने अपने सीट से उठते हुए थोड़ा सा झुके वो वांग जी की तरफ और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोले, तुम मेरे लिए एक छोटे से बनी थे और वही रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने भाई से आज के बाद कुछ नहीं छिपाओगे, कुछ भी नहीं। इसके साथ उन्होंने उसके चिक्स को रब किया, अपने हाथों में, दोनों हाथों में उसको पकड़ा और बस अपने थंब से उसके चिक्स को रब करते हुए थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दिया और चुपचाप वहाँ से चले गए। बाहर जाते ही उन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकाली और वहाँ से सीधे क्लाउड रिसेस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ जैन चैंग और यांगली और जिनजिशन भी इस वक्त वापस जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि उनका यहाँ पे आने का जो 1 दिन था वो भी कंप्लीट होने को आया था और
एज पर रूल वो दोबारा दूसरा दिन यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते थे। भले ही ये सब कुछ विंग ने उनसे नहीं बोला था कि आज तुम जा सकते हो या आज तुम रुक सकते हो, लेकिन फिर भी एज पर रूल उन्होंने ये मानना ही सही समझा और वो लोग भी उन लोगों से अलविदा ले चुके थे वहाँ से जाने के लिए। और जाते जाते जैन चैंग विंग को उसकी सिवियन पकड़ाते हुए उससे बोलता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम फिर से मार्शल आर्ट एक दूसरे के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए उसने सिवियन को विंग के हाथ में रख दिया और वो भी बिना किसी देरी के वहाँ से जा चुका था। वैन किंग और विंग दोनों ही इस वक्त उन तीनों को जाते हुए देख रहे थे, जो कि इस वक्त ब्यूरियल माउंट से बाहर निकल रहे थे और धीरे धीरे डिसअपेयर होते उनके उस बॉडी को जब उन्होंने पूरी तरीके से देखना बंद कर दिया तो वो टर्न होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को हामी भरते हुए ये आश्वासन देते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो भी जाएगा। लगभग 2 दिन निकल चुके थे और इस वक्त वांग जी के रूम के बाहर लगभग ब्यूरियल माउंट का हर एक इंसान इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि अभी अभी वैन किंग ने अनाउंस किया था कि वांग जी पूरी तरीके से रिकवर होके होश में आ चुका है। और ये खबर सुनते ही हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। हाँ, कुछ 2-4 वैंस के मतलब सर्वेंट्स थे जो अभी भी थोड़ा बहुत उतना खुश तो नहीं थे जितना कि बाकी लोग थे, लेकिन हाँ, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। और स्पेशली बच्चे जिनको कि वांग जी बहुत अच्छे से पढ़ाया करता था, उनको हर एक चीज़ सिखाया करता था, वो लोग तो और भी ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उनके हांगवन जुन उन्हें फाइनली उनकी क्लासेस लेंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके रूल्स रेगुलेशंस हर एक चीज़ दोबारा से स्टार्ट होंगी। लेकिन कोई था जो इस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, ना ही वो रूम के अंदर था और ना ही रूम के बाहर था। वो इस वक्त वहाँ पे था ही नहीं। रूम के अंदर वैनिंग और वैन किंग दोनों ही थे, जो कि वांग जी की हेल्प कर रहे थे उसके बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में, मतलब पैरों को, हाथों को, आर्म्स को, लेग्स को, फीट, मतलब पूरी बॉडी को इधर उधर मूव करने में वो उसकी हेल्प कर रहे थे, ताकि वो चेक कर सके कि कोई फॉल्ट तो उसकी बॉडी में नहीं आया है ना। और चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उसकी गोल्डन कोर में कोई इफ़ेक्ट आया है, क्या उसकी पावर में कोई इफ़ेक्ट आया है, सब कुछ वो चेक कर रहे थे। भले ही अभी तक वांग जी की जो बॉडी में कट्स लगे हुए थे, जो घाव लगे हुए थे, उनमें अभी तक पूरी रिकवरी नहीं हुई थी, लेकिन वांग जी पूरी तरीके से इस वक्त अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा था। वो इतना एनर्जेटिक फील कर रहा था कि वो आसानी से चल फिर सकता था, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों ही आखिर उसके पैरों को हिला के, उसके हाथों को हिला के, उसके सर पैर पता नहीं कहाँ कहाँ हिला के उसको चेक कर रहे थे कि क्या वो ठीक है या नहीं। लगभग आधे घंटे की इस चेकिंग के बाद अब बारी आती है वांग जी के वाउंड्स पे ऑइंटमेंट लगाने का, लेप लगाने का। तो वांग जी अपने हाथों को अपने सीने पे बिल्कुल क्रॉस करते हुए बोलता है, नहीं, मैं किसी को परमिशन नहीं देता मेरे फिगर को टच करने की या मेरी बॉडी को टच करने की। हो सकता है मेरी बेहोशी में आप लोगों ने ये सब कुछ किया हो, लेकिन इस वक्त मैं आप लोग को परमिशन नहीं देता कि आप लोग मुझे टच करें। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे टच करे, तो मतलब नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे, मतलब ऑइंटमेंट लगाने के ही बहाने से ही, लेकिन कोई मुझे टच करे और मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूँगा। वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ वैन किंग उसको बता रही थी कि तुम्हारे बैक में भी कट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आखिर अपना हाथ कैसे लेके जाओगे। तो वांग जी से बोलता है, मैं मैनेज कर लूँगा, बस आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए और प्लीज़ मतलब मुझे टच करने की कोशिश मत कीजिए। ये हर कोई जानता था कि हांगवन जुन अपने आप पर किसी और का टच बर्दाश्त नहीं कर पाता था और ना ही उसको पसंद आता था कि कोई उसको टच करे। वांग जी अपने ही जिद में था और वैन किंग अपने ही जिद में थी कि मैं ना सही, उसको वैनिंग तो ऑइंटमेंट लगा सकता है, वो तो लेप लगा सकता है। तो वांग जी उसके लिए भी एकदम मना कर रहा था। बहुत ज़्यादा स्टबर्न यहाँ पे वांग जी बिहेव कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी बना हुआ था। वैन किंग उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी और बार बार वो उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके रूम की जो डोर है ना, वो अचानक खुलता है और वो 3 के 3 इस वक्त डोर की साइड को देख रहे थे। तो वहाँ पे कोई और नहीं विंग था। और जैसे ही विंग रूम के अंदर एंटर करता है तो वैन किंग डायरेक्टली उससे बोलती है कि तुम प्लीज़ इसको समझाओ कि ये ऑइंटमेंट हमें अप्लाई करने दे इसके घाव पे, इसके कट्स पे, क्योंकि इसके कट्स अभी तक पूरी तरीके से मतलब ठीक नहीं हुए हैं और उसमें ऑइंटमेंट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके कट्स अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। ऐसा कहते हुए वो वीवू जान को देख रही थी कि वो इसको समझाएगा, लेकिन वीवू जान आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को आगे करता है और वेंडिंग के आगे से लेके जाता है। मतलब कि वो उससे उस लेप का बाउल मांग रहा था जो कि इस वक्त वेंडिंग के हाथ में था। और
जैसे ही ये सब कुछ वैनिंग ने देखा तो उसने उस लेप के बाउल को उसके हाथ में रख दिया और अब वैन किंग और विंग दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। और वैन किंग एक स्वीट सी स्माइल देते हुए विंग से बोलती है, मुझे पता था ये तुम कर सकते हो, चलो ठीक है ये तुम कर लेना, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यारी स्माइल देते हैं और तीसरा इंसान यानी कि लान वांगजी उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद वैन किंग वैनिंग से इशारा करती है कि हमें बाहर चले जाना चाहिए और वो दोनों ही बाहर भी आ चुके थे। जैसे ही वो दोनों बाहर गए तो विंग वांगजी के बगल में आके बैठ गया और उस बाउल को वहाँ पे रखा एक छोटा सा स्टूल जो था उसमें रख दिया और धीरे धीरे वांगजी को हेल्प करते हुए उसने अच्छे से अच्छी पोजीशन में बैठाया और उसके बाद उसके अपर रोप्स को खोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे दे दो, मैं कर लूँगा। विंग अपनी नोटिस स्माइल देते हुए बोलता है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बॉडी पहली बार देख रहा हूँ, क्या तुम भूल गए कि हम दोनों ने। ऐसा कहते हुए विंग रुक गया था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इससे आगे अगर वो बोलेगा तो सामने बैठा हुआ इंसान बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगेगा। लेकिन इस बार विंग गलत था। जैसे ही उसने ये सब कुछ सुना तो उसको और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा कि विंग ने उसको पहले ही देखा हुआ है और पूरी तरीके से देखा हुआ है, लेकिन उसकी मर्जी से नहीं, उसे फोर्स करके। विंग ये सारी मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशंस अभी अभी वांगजी के चेंज हुए थे उसने उन्हें नोटिस नहीं किया और चुपचाप उसके रोप्स को यानी कि अपर रोप्स को खोल दिया और धीरे धीरे अपने हाथों में उस ऑइंटमेंट को लेके उसके बैक पे अप्लाई करने लगा। आज जब विंग वांगजी के बैक पे ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा था तो उसने देखा कि वांगजी के बैक में सिर्फ उन तलवारों के निशान ही नहीं हैं जो हाल ही में सुचेंग ने उसे दिए हैं, वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा घाव हैं, बहुत ज़्यादा निशान हैं। कुछ नए नए लग रहे थे तो कुछ बहुत पुराने भी लग रहे थे। वो कोई और नहीं, जो कोड़े उसे मारे गए थे लेंस एक्ट में उसके निशान थे। और वो पूछना भी चाहता था कि आखिरकार ये कब हुआ, क्योंकि वांगजी हमेशा से ही एक ओबीडिएंट स्टूडेंट रहा है। हर किसी की उसने हर बात मानी है और अगर उसे नहीं भी पसंद आती हो तो वो सिंपली उसके लिए मना कर दिया करता है। लेकिन उसने कोई ऐसा रूल नहीं तोड़ा है और न ही कभी किसी गलत का साथ दिया है, तो आखिरकार उसे सज़ा क्यों मिली है और किसने उसे कोड़े मारने की आज्ञा दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों के लिए ही वांगजी उनका अभिमान हुआ करता था और अभी भी कहीं ना कहीं है। तो वो दोनों तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो आखिरकार वांगजी किसके हाथ ऐसा पड़ गया जिसने इतनी बुरी तरीके से उसको मतलब सजा दी है, क्योंकि वांगजी के पीठ में बहुत ज़्यादा निशान थे। कुछ तो ऐसा लग रहा था जो 6 महीने या साल भर पहले ही दिए होंगे, कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पहले से यानी कि 6-7 साल पुराने घाव हैं और अच्छे से अभी तक भरे हुए नहीं हैं। विंग ये सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो ये जानना चाहता था कि उस दिन जिस दिन ये सब कुछ हुआ यानी कि सुचेंग और वांगजी की लड़ाई हुई, उस दिन वांगजी ने उन्हें उनमें से किसी को भी हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। दूसरी तरफ वांगजी अपने मतलब विंग का ये सॉफ्ट टच जो उसके बैक पे हो रहा था ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था उसको, क्योंकि इन 6 महीनों में विंग ने उसको टच तो न जाने कितनी बार किया था, लेकिन ये पहली बार था कि इतनी सॉफ्टली उसने इसको टच किया था और ऑटोमेटिकली उसकी आइज़ क्लोज हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल विंग का जो क्वेश्चन था ना, उसने उसको रियलिटी में ला के फेंक दिया। विंग ने लान वांगजी से क्वेश्चन किया, लान जान, आखिरकार उस दिन तुम्हें हमें हेल्प के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं बुलाया। तुम चाहते तो कोई भी तालिस्मान एक्टिवेट करके हमें नोटिफिकेशन भेज सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा कहते ही वो अब वेट करने लगा था कि वांगजी उसको आंसर करेगा, लेकिन वांगजी 2-4 सेकंड्स एकदम चुप रहा और अगले ही पल वो बोल पड़ा, क्या तुम्हें खुद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया विंग? तुम तो हीलिंग पैट्रियार्क हो ना, जैसे ही तुम्हारे बैरियर्स के साथ कोई भी थोड़ा बहुत भी खचर बचर करता है तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाता है, तो तुम उस दिन कैसे पता नहीं कर पाए कि यहाँ पे कोई आ चुका है। भले ही लैन वांगजी अच्छे से जानता था कि विंग ने उस दिन बैरियर्स सेट नहीं किए थे और इस वक्त वो सच बताओ तो यही जानना चाहता था कि आखिरकार उस दिन विंग ने उन बैरियर्स को सेट क्यों नहीं किया। विंग समझ चुका था कि वांगजी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे बोलता है, एक्चुअली बाय मिस्टेकली मैं उस दिन बैरियर सेट करना भूल गया। इससे आगे विंग कुछ बोल पाता, वांगजी बीच में ही बोल पड़ता है, शायद बाय मिस्टेकली नहीं,
वांग जी के मुंह से निकले ये शब्द विंग को कुछ अच्छे नहीं लगे। ऐसा लगा कि कोई उसको ताना मार रहा था। तो उसने डायरेक्टली अपने हाथ को, जो उसके पीठ पे अभी मूव हो रहे थे, जगह जगह उसके कट्स पे अप्लाई कर रहे थे ऑइंटमेंट, उनको रोकते हुए बोला, क्या बोलना चाहते हो तुम लांजान? तो वांग जी ने रिप्लाई करते हुए बोला, शायद तुमने गलती से ये सब कुछ नहीं भूले थे, क्योंकि उस दिन ब्यूरियल माउंट में जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थे, जिनसे भी तुम प्यार करते हो, तुम उन्हें अपने साथ लेके गए थे। और बची हुई चीज़ें जो यहाँ पे थी, वो अगर गुम हो भी जाती हैं तो तुम्हारे लिए क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। उस दिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। क्या थे यहाँ पे? 2-4 तुम्हारे बनाए हुए तालिस्मान, कुछ दस्तावेज, या तुम्हारी टाइगर नसील जो कि हमेशा तुम अपने पास रखते हो। तो तुम्हें तो डर ही नहीं होगा ना कि यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहते हुए वांग जी का गला भराया था, लेकिन फिर भी वांग जी ने अपनी बातों को यहीं पे नहीं रोका। वो आगे बोलता रहा। उसने दोबारा से बोलना स्टार्ट किया। उस दिन जो कोई भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो कुछ भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखता था, जिस किसी को भी तुम प्यार करते थे, तुम हर किसी को अपने साथ लेके गए। और यहाँ पे बच गया तो सिर्फ मैं। शायद मैं तुम्हारी लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। लेकिन अब विंग से रहा नहीं गया, तो उसने डायरेक्टली वांग जी को चुप कराते हुए बोला, ऐसा नहीं है, तुम भी। विंग बोलते बोलते चुप हो गया और अगले ही पल फिर से उसने बोला, मैं उस दिन बैरियर्स सेट करना भूल गया था। मुझे नहीं पता ये गलती मुझसे कैसे हुई, लेकिन मैं उसे सेट करना भूल गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हें अकेला छोड़ के जाना चाहता था, या मुझे ये आइडिया था कि कोई आएगा और तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। मैं सच में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे थे। तुम किसी भी तालिस्मान को एक्टिवेट करते तो हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच जाते ना। तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? वो इस वक्त लान वांग जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। अगले ही पल लान वांग जी ने भी उसको आंसर करते हुए बोला, क्या आप भूल गए हैं मास्टर वे? आपने मुझसे बोला था कि आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ छूने का अधिकार सिर्फ वैन किंग को है, और आपकी उस केब में मुझे आपके तालिस्मान के अलावा और कुछ नहीं लगता जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। आखिरकार उनमें आपकी हफ्तों की, आपके महीनों की, और किसी में तो आपके सालों की मेहनत लगी है। तो उसको मैं इतनी आसानी से कैसे छू सकता था? क्या मुझे राइट था कि मैं आपके किसी भी चीज़ को छू सकता था? भले ही उस दिन सुचेंग को वांग जी ने ज़रूर बोला होगा कि शायद विंग इस जगह पे आज बैरियर सेट करना भूल गया था, लेकिन उसकी कही हुई बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रह चुकी थी, और कहीं ना कहीं वो भी ये महसूस करने लगा था कि शायद हो सकता है कि विंग ने जानबूझ के यहाँ पे कोई बैरियर सेट नहीं किए हैं। विंग के पास अभी कोई आंसर नहीं था कहने के लिए, क्योंकि उसने खुद वांग जी से बोला था कि उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को छूने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वैन किंग को है। उसके अलावा कोई और उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को नहीं छू सकता। विंग ने कोई आंसर नहीं किया और उसने उसके पीठ में पूरी तरीके से ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया था। अब बारी आती है उसके फ्रंट में। जैसे ही विंग अपने हाथ को उस बड़े से घाव की तरफ बढ़ा रहा था, तो वांग जी ने उस हाथ को पकड़ लिया और बोला, मैं खुद कर लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर वी, कि आपने अपने इस नौकर के लिए इतना सब कुछ किया। वांग जी ने खुद के लिए नौकर शब्द का यूज़ किया। ये जो शब्द था ना, ये जो बात वांग जी के मुंह से निकली थी, वो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गई, और डायरेक्टली उसने वांग जी के आंखों में आंखें मिलाते हुए बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं जो करना चाहूँ वो करूँगा। तुम्हारे कर्ज पे दवाई भी मैं ही लगाऊंगा, और तुम्हें इसके लिए चुपचाप मानना भी होगा। वांग जी ने एक फेक स्माइल विंग को देते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने, आप मेरे पति हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मैं मानता भी हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या हूँ? क्या मैं भी आपकी लाइफ में आपके पति होने का दर्जा रखता हूँ? वांग जी के इस क्वेश्चन ने विंग को सर से पैर तक पूरा हिला दिया था। वो नहीं जानता था कि इसका क्या आंसर करे, और वो सच में नहीं जानता था कि वो आगे अब क्या बोलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज के बाद हम देखेंगे विंग के पूरे एफर्ट्स जो कि वो वांग जी को बनाने के लिए करने वाला है, और वांग जी की रूडनेस जो कि वो विंग को परेशान करने के लिए करने वाला है। हालांकि वो जानबूझ के नहीं करेगा, लेकिन उसका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा हुआ है, तो शायद वो विंग के एफर्ट्स पे इतनी जल्दी यकीन ना कर सके। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।